हेलो। तो माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेसिकली ये जो है मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसमें जिन जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, पहले वो टॉपिक्स का नाम बताए थे हम लोग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे फोटोन थ्योरी के बारे में, उसके बाद रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज देख लेंगे। और उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, उसके में जितना फिजिक्स में हमको आवश्यकता है, कैसे कैसे वहां पे सवाल बनते हैं, उसका बेसिक आइडिया हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे कि यार ऑब्वियसली यार मैं भी इस बात को समझता हूं कि आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है। ठीक, एग्जाम आने वाले हैं, 10 दिन के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जेईई मेंस 1, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा एंगेज होंगे। तो मैं भी इस चीज़ को समझता हूं, हम सब इस चीज़ को समझते हैं कि एक एक मिनट आपका बहुत ही कीमती है। तो माइंड मैप सीरीज का जो मेन जो मोटिव था वो यही था कि कैसे कम से कम वक्त में जो है पूरा आर्टिकल जो है बेसिकली रिवाइज कराया जाए। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि टाइम कंस्ट्रेंट को समझते हुए कि यार समय आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, और मेरे पास भी नहीं है, ठीक है, हम दोनों के पास नहीं है। तो बेसिकली कम समय में, कम से कम समय में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे रिवाइज करें, इस बात पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि ज़्यादा नहीं, बस आज 15-20 मिनट के अंदर ही जितना काम का है, जिससे तेरे जितने क्वेश्चंस आ जाएं वो तो कर पाए, जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग रिवाइज कर पाए, वो अपन यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लें। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर जो था मॉडर्न फिजिक्स का, एक तरीके से मॉडर्न फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। और आपने ये चीज पढ़ी होगी पहले, क्योंकि ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं सकता, एक तरीके से यहाँ पे मैं रिवाइज ही करा सकता हूँ आपका। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि लाइट का जो होता है डुअल नेचर होता है। सबसे पहले इस बात पे खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है या वेव नेचर होता है। तो धीरे धीरे शुरू में बात न्यूटन जी आए, उन्होंने बोला नहीं पार्टिकल जैसा होता है, फिर हाइगेंस की थ्योरी आई, उन्होंने बोला वेव नेचर होता है। तो इस डिटेल में हम लोग अभी नहीं चलते हैं, क्योंकि इतना समय अपने पास है नहीं, वरना आधा घंटा 1 घंटा हम इसी बात पे निकाल देंगे कि किस साल क्या क्या घटना घटी थी। तो इन शॉर्ट मुद्दे की बात यह है कि बाद में जो कंक्लूजन निकाला गया वो ये निकाला गया कि भाई साहब लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, डुअल नेचर होता है। ठीक, जैसे कि हम लोग बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, पोलराइजेशन की, इंटरफेरेंस की, तो ये सारे जो हमारे फिनोमेना है ये हम लोग जो है लाइट का वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। वहीं जो है शुरू में भी इस बात का पता चल गया था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट फोर्स भी लगाती है, लाइट इंपल्स भी इंपार्ट करती है, लाइट प्रेशर भी एक तरीके से अप्लाई करती है। तो हमें जो पढ़ना है भैया, हमें तो सारी चीजें पढ़नी है। हम लोग डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें वेव ऑप्टिक्स में पढ़ लेते हैं। तो यही बात को आगे बढ़ाते हुए ये जो चैप्टर है जहां से हमारे मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट होता है, तो वो हम सबसे पहले जिस टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं उसके बाद उसका नाम है फोटोन। फोटोन के बारे में आपको पता होगा कि फोटोन होता क्या है, जैसे पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट आ रही है, हम लोग उसको फोटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से बहुत सारी लाइट आ रही है इन ए फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी एक तरह से। तो मुद्दे की बात यह है, अब मैं सीधा माइंड मैप सीरीज के जो मेन हमारा मोटिव है मैं उस पर वापस आता हूं, क्योंकि वही काम की चीज है कि यार सपोज फोटोन आए, ठीक है भाई साहब, फोटोन आए, तो हमें ये बात पता चली कि सपोज एक फोटोन है, फोटोन के पास उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, तो वो एक तरीके से एक मोमेंटम कैरी कर रहा है अपने साथ, उसका भी मोमेंटम होता है। बड़ी अजीब बात थी कि भाई साहब बिना मास का मोमेंटम देखना पहली बार, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने तो ये देखा था कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक, लेकिन यहां पहली बार हमको पता चला कि नहीं यार बिना मास का ही मोमेंटम हो सकता है। तो जैसे जैसे चीजें आगे डेवलप होती गई, मैं सीधा मुद्दे पर लौट के आता हूं यहां पर, वैसे वैसे हम लोगों ने कुछ निष्कर्ष निकाले, और निष्कर्ष ये था कि एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो होता है h/λ। खत्म कहानी। ठीक, मैं सीधा अब काम के फॉर्मूले रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुना मेरी बात। एक फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है भाई साहब, h/λ। जो मोमेंटम, जो फोटोन आया है उसके पास एनर्जी भी होगी, जाहिर सी बात है, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है मेरे भाई वो होती है hc/λ। क्लियर है? अब जब आपने मोमेंटम के बारे में बात करी है तो जाहिर सी बात है मोमेंटम है तो मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मोमेंटम की तो एक तरीके से डायरेक्शन भी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो यहां पर जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वो, इसकी जो डायरेक्शन लेते हैं मोमेंटम की डायरेक्शन, वो हम स्पीड ऑफ लाइट के अलोंग ले लेते हैं। कि मैं ऐसा बोलूं लाइट अगर आगे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब अगर आप किसी फोटोन का मोमेंटम लिखना चाह रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड तो h/λ होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द, हाँ, अलोंग द स्पीड, अलोंग द वेलोसिटी ऑफ लाइट की तरफ हो जाएगी। मतलब इससे छोटे छोटे सवाल आते हैं। ठीक, बच्चा सिली मिस्टेक्स भी यहाँ पे कर देता है कि मैं ऐसा बोलूँ कि भाई साहब कि एक सपोज एक फोटोन इधर गया उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, एक फोटोन इधर गया उसकी वेवलेंथ 2λ है, तो दोनों का जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा या अलग होगा? तो बच्चा बोलता है सर अलग हुआ, क्यों सर? लैम्डा अलग अलग हो गया तो मोमेंटम तो अलग अलग हो ही जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछूं कि एक मोमेंटम इधर गया है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, और एक मोमेंटम एक फोटोन इधर गया है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, और एक फोटोन इधर गया है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है। अब बता मोमेंटम क्या होगा?
तो अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, बच्चे बोलते हैं अरे सर लैम्डा सेम है तो इसका मतलब h बाई लैम्डा सेम हो जाएगा, इसका मोमेंटम सेम हो जाएगा। मैं कहा नहीं, ठीक, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तेरे को बोलना चाहिए कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन तो भाई साहब अलग अलग होगी ना एक तरीके से। तो डायरेक्शन अगर अलग अलग हुई है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एक का मोमेंटम अगर तू आई कैप लिखेगा तो दूसरे का मोमेंटम माइनस आई कैप लिखेगा। क्लियर है? आई होप ये चीज तेरे को नहीं बोलना है कि एक फोटोन का मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा, जहां h की वैल्यू उम्मीद है आपको पता होगा 6.6 इंटू 10 टू पावर -30 बोम, अगड़म बगड़म बम्बे हो। अगड़म बगड़म मतलब यूनिट तो लिख सकता है ऐसा सिस्टम में, उसमें आई होप तुझे बेसिक फॉर्मूला जो आता है E बराबर एच म्यू, शायद ये चीजें तुझे ऑलरेडी तू केमिस्ट्री में पढ़ चुका होगा। अब बात आती है एनर्जी की। जब एक फोटोन की एनर्जी निकालने के बारे में बात करते तो हम लोगों ने जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया और फिर जो निष्कर्ष निकाला, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc बाई लैम्डा। अब अगर मैं तुझसे एक सवाल दूं छोटा सा, मैं बोलूं यार कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोल दिया कि भैया लैम्डा बराबर 620 एंगस्ट्रॉम है, ठीक, तो एक फोटोन का मोमेंटम बता दो जिसका लैम्डा इतना है। तो आप ये काम तो नहीं करोगे कि h की वैल्यू पुट कर दोगे 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 इंटू सी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करोगे 3 इंटू 10 टू पावर 8 वटे ये वैल्यू पुट करोगे। तरीका सही है, तरीका में कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप ये तरीका अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ही खतरनाक हो जाएगी और आंसर भी तेरा जूल में निकल के आएगा, ठीक। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया भैया हमको जूल में नहीं चाहिए, हमको तो ईवी में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो फिर आप उसको 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से सेटिंग करोगे कि भाई साहब उसको क्या करना है। तो ये सारी कैलकुलेशन एग्जाम में करने की बजाय ये हम क्लास नोट्स में ही कर लेते हैं, जब हम लोग यहाँ पर h की सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और c की वैल्यू पुट कर देते हैं और लैम्डा को ऐसे ही रहने देते हैं। तो सॉल्व करने के बाद निकल के आता है, मैं सीधा रिजल्ट लिख देता हूं, 1240 बटे लैम्डा, और ये सीधी वैल्यू आ जाती है तेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। ये जो लैम्डा होता है ना, ये लैम्डा होता है किसमें? नैनोमीटर में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी एंगस्ट्रॉम में दिया होता है, तो याद रखना बेसिकली 1240 था, एक जीरो और बढ़ा दे तो यहां पर लैम्डा हम लोग लिख लेते हैं किसमें? एंगस्ट्रॉम में। इसको हम लोग बोलते हैं ईबी। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज सफिशिएंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है भाई साहब? मैं यहां पे लिख देता हूं ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो जैसे अगर कोई बोले कि भाई साहब एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ जो है 620 एंगस्ट्रॉम में, तो बताओ इसके पास कितनी एनर्जी है। तो तुम बोलोगे सर अगर इसके पास आप एनर्जी जानना चाहते हो तो मैं यहां वैल्यू पुट करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एग्जाम में कि भैया एच कर रहे हैं, सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। और पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपने पढ़ा हो तो ज्यादातर जो एनर्जी है 95% केसेस में जिस एनर्जी के साथ हम लोग डील करते हैं वो सारी एनर्जी ईवी के फॉर्म में ही होती है। तूने पूरा बोहर मॉडल पढ़ा होगा कि n = 1 z = 1 के लिए जो ग्राउंड स्टेट पर टोटल एनर्जी आती थी -13.6 आती थी, वो -13.6 क्या था? जूल था या ईवी था? ईवी था। तो जब सारा गेम हम लोग ईवी के साथ ही खेल लेते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को ही स्टैंडर्ड मान के हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि अगर कभी सवाल आया कि लैम्डा इतना है, बता दे इसकी कितनी एनर्जी होगी, तो सीधी बात बोलेगा, चुपचाप वैल्यू पुट कर दो 12400 बटे 620 ईवी। ले भाई साहब 620 से काटाबेटी करिए भाई, मैं नहीं करा, तेरा काम है। यहाँ पर जहां तक मुझे लग रहा है ये 20 निकल के आ जाएगा। तुम बोलोगे सर 20 इलेक्ट्रॉन विल बी द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन। अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे तुझसे पूछ लेता है कि नहीं हमें तो ये एनर्जी जूल में बताओ, तो चुपचाप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। हाँ, अगर बोलेगा इसका मोमेंटम बताओ, मोमेंटम कितना होगा, तो आप मोमेंटम बोल दोगे सर h बाई लैम्डा, h की वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके आंसर निकाल लो। क्लियर है? ठीक। तो पहला फॉर्मूला तो ये होता है। एक बात और बता दूं, ये जो एनर्जी है ये एक फोटोन की एनर्जी है। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये किसकी एनर्जी है भाई साहब? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अगर कल को उसने बोला कि भैया 50 फोटोन की एनर्जी बता दो, तो 50 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सपोज मैं मान के चलूं एक सोर्स है S4 सोर्स, जिससे सपोज यहां से बहुत सारे फोटोन्स वगैरह निकल रहे हैं, ये ले, ठीक। इस सोर्स की पावर में P कह देता हूं। तो यहां पे सवाल आता है कि सर ये बता दो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड कितना होता है, ठीक। तो ध्यान से सुन, इस तरह के सवाल भी तेरे को डील करने पड़ते हैं कि सपोज सोर्स है, सोर्स की पावर P दे दी है, तो बता दो 1 सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं। तो देसी भाषा में समझ, अगर उसने ऐसा दे दिया है कि फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है,
क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर फोटोन निकल रहे हैं तो एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी hc/λ। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्लियर है? कितनी हो जाएगी? मैं इसको यहां नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। सर एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी? hc/λ। और अगर नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड मेरे भाई n है, मतलब एक सेकेंड में अगर n फोटोन निकले, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर इसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक सेकेंड में इतनी एनर्जी निकली, और एक सेकेंड में जितनी एनर्जी निकली है वही तो पावर है। वही क्या है? पावर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बोल देता हूं कि सोर्स की पावर सपोज 100 वाट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी जा रही है। एनर्जी तो लगातार जा रही है ना, तो एक सेकंड में 100 जूल, 5 सेकंड में 500 जूल, 10 सेकंड में 1000 जूल। ये गेम होता है पूरा का पूरा। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं फोटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं बोलूं भैया एक सेकंड में मान के चल 10 फोटोन निकले, ठीक? तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी लेके गए? तो तुम कहोगे भैया एक फोटोन की एनर्जी ले लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक सेकंड में जितनी एनर्जी गई वो टोटल एनर्जी आ जाएगी, जो कि किसके बराबर है? पावर के बराबर है। तो यहां से अगर अपन एन देखेंगे तो वो निकल के आ जाता P/hc/λ। बात समझ में आ रही है? तो इस पे बेस सवाल भी आ जाता है कि सर सोर्स दे दिया तो बता दो एक सेकंड में कितने फोटोन निकले होंगे। तुम बोलो कितने निकलेंगे? P/hc/λ। ठीक है सर। अब यहां से जैसे एक छोटा क्वेश्चन मैं आप उठा लेता हूं कि मैं आपसे पूछूं कि सर ये छोटा सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है सपोज, ठीक है? ओके सर, पॉइंट सोर्स है, इसकी पावर P है। मैंने कहा करेक्ट। पूछा गया है कि सर ये बताओ एक सेकंड में कितने फोटोन निकलेंगे। तुम बोलोगे सर एक सेकंड में जो फोटोन निकलेंगे ना वो P/hc/λ होगा। मैंने कहा करेक्ट। मैंने कहा अब ये बता, ये जो फोटोन निकले, जो एनर्जी निकली है, क्या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है? चारों हर दिशा की तरफ जा रही है? दिशा की तरफ जा रही है। अगर मैं ऐसा बोलूं भैया बल्ब जला दिया यहां पर, तो बल्ब जलाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि रोशनी बस इसी हाथ पे दिखाई देगी। रोशनी तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। ऑल्दो रोशनी दिखती नहीं है, लाइट दिखती नहीं है। हमारा भी मुद्दा ये नहीं है लाइट दिखती है नहीं दिखती है। हमारा मुद्दा ये है कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कि अगर यहां पर सपोज मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर बल्ब जला दिया है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं जो लाइट जाएगी, लाइट मतलब एनर्जी, एनर्जी का प्रोपोगेशन क्या इस तरफ होगा या चारों तरफ होता है? आप बोलोगे चारों तरफ होता है। तो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट सोर्स मान लूं तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकते जो एनर्जी है वो चारों तरफ जा रही है बेसिकली? तो एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी टी टाइम में अगर अपन इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से मैं ये बोल सकता हूं कि टी टाइम में एनर्जी जितना इधर ट्रेवल की होगी उतना ही इधर ट्रेवल की होगी, उतना ही इधर ट्रेवल की होगी, उतना ही इधर ट्रेवल की होगी लाइट, ठीक? इसी को हम लोग वेव फ्रंट भी बोलते थे बाद में, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। लेकिन अब ये मुद्दा नहीं है हमारा। अभी मुद्दा ये है कि अगर इसकी पावर P है तो इसका मतलब P पावर इतनी एनर्जी एक सेकंड में निकली है जो बेसिकली पूरे स्फेरिकल सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि इस स्फेयर को कितनी एनर्जी डिटेक्ट हुई, इसने कितनी एनर्जी रिसीव की, ठीक? इस पूरे स्फीयर ने कितनी एनर्जी रिसीव करी, तो तुम बोलोगे सर कितनी एनर्जी रिसीव की तो अच्छा सेंटेंस नहीं है, आप ये बोलो पर सेकंड कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है। मैंने कहा चलो ये बात बिल्कुल अच्छा सेंटेंस है, एनर्जी रिसीव पर सेकंड, क्योंकि एनर्जी तो लगातार रिसीव करता रहेगा वो। तो तुम बोलोगे सर देसी भाषा में सर ये बोलो सर देखो बल्ब जल रहा है। मैंने कहा हाँ जल रहा है सर, एक सेकंड में जितनी एनर्जी निकल रही है ना वो सारी की सारी इसको मिल रही है, लगातार मिल रही है। तो मैं बोलूं इसने कितनी एनर्जी रिसीव करी, तुम बोलोगे सर P। अरे सर एक सेकंड में अगर P इज अ पावर, अगर 100 वाट होता तो एक सेकंड में सोर्स अगर 100 जूल एनर्जी रिलीज करता तो इसका मतलब ये पूरा स्फीयर भी तो 100 जूल एनर्जी डिटेक्ट करता एक तरीके से। मैंने बोला करेक्ट है। परंतु मैं अगर आपसे पूछूं कि सर ये सब तो ठीक है, मुझे तो ये बता दो पर सेकंड पर यूनिट एरिया बता दो आप कितना होगा, ठीक? कि सर पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी डिटेक्ट हुई है। तुम बोल लगे अबे यहां से सपोज P की वैल्यू आप 100 वाट लिख रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि इतनी एनर्जी पूरे स्फीयर को मिल गई है जो कि 4πr² के सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो अगर आपको पर यूनिट एरिया चाहिए तो उसको डिवाइड मार दो 4πr²। इसी को हम लोग बोल देते हैं इंटेंसिटी। क्या बोल देते हैं हम लोग? इंटेंसिटी। मतलब यहां से मैं लिख देता हूं इंटेंसिटी क्या होती है सर, इंटेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है? उम्मीद है इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो मैंने यहां पे बता दिया है कि इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब जैसे कि तुझे यहां से साफ साफ दिख रहा है कि इंटेंसिटी जो है ध्यान से देखो 1/r² के प्रोपोर्शनल है। मैं इसको स्मॉल r लिख देता हूं।
तो पॉइंट सोर्स के लिए 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर सोर्स के लिए ये 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा होगा कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और ये होता भी है। अगर मैं यहां पर एक बल्ब जला दूं और अपना हाथ यहां पे रखूं तो यहां पर जो इंटेंसिटी दिखेगी रोशनी की वो ज्यादा दिखेगी। मैं अगर थोड़ा दूर कर दूंगा तो जाहिर सी बात है वो रोशनी जो है, रोशनी की जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि उतनी एनर्जी अब बहुत बड़े स्फीयर में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जाहिर सी बात है उतनी एनर्जी को ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका मतलब दैट एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी तक बेटा मैंने 2-3 ही बातें बताई हैं। पहली बात फोटोन का मोमेंटम, दूसरी बात एक फोटोन की एनर्जी, तीसरी बात कि पर सेकेंड फोटोन कितने निकलते हैं, और चौथी बात यहां पर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इस पे थोड़ा सा सवाल देखते हैं कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि सरफेस पे मैंने यहां पर एक सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर कह दे या कुछ भी कह दे, मैंने ऐसे जमीन पर इसका एरिया ए मान, अबे ना ना ना, एरिया आवश्यकता नहीं है दोस्त। एक ऐसा समझ मैंने जमीन पर एक थाली वगैरह रख दी है और यहां से मैंने लाइट गिरा दी, ये ले, और लाइट की जो इंटेंसिटी है वो I0 है। मैं जानना चाहता हूं, मैं इसको इतने को मिटा देता हूं क्योंकि इतना मेरे काम का नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी इंटेंसिटी अगर I0 है तो बताओ ये कितनी एनर्जी डिटेक्ट करेगा। बोलोगे सर सवाल थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कितनी एनर्जी? अरे सर ऐसा तो जिंदगी भर रखे ना, एनर्जी आती रहेगी। इट इज लाइक बाल्टी है, ऊपर से पानी धड़ाधड़ पानी से बाल्टी को भर रहा है, और आप कह रहे हो कि बाल्टी कितना पानी खाएगी। अबे 10 साल तक बाल्टी को रखा रहे, पानी तो आता ही रहेगा उसमें। सर यहां पर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो तो टाइम स्लॉट बताओ कितनी देर के लिए। मैंने कहा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि टी टाइम में ये जो सपोज एरिया लिया है इसको कितनी एनर्जी मिलेगी। तो तरीका देख कैसे हम लोग लिखेंगे, मैं बोलूंगा सर इंटेंसिटी क्या है, I0। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब सर 1 सेकेंड में अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लूं तो इतनी एनर्जी वो डिटेक्ट करेगा। मैंने कहा करेक्ट। तो इसका मतलब इंटेंसिटी इनटू एरिया अगर मैं बात करूं तो ये पावर रिसीव हो जाएगा। यहां पे पावर रिसीव का मतलब समझ रहा है, पावर का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल सोर्स के लिए ही डिफाइन करो। पावर का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक, या रेट ऑफ एनर्जी जिस रेट से जा रही है या आ रही है, दोनों केस के लिए हम पावर लिख लेते हैं। जब सोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने सोर्स की पावर लिखी थी, इसका मतलब क्या, 1 सेकंड में इतनी एनर्जी जा रही है। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं इस पर्टिकुलर एरिया से तो इसको लगातार एनर्जी मिल रही है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर लगातार एनर्जी मिल रही है तो पर सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है, वो हम लिख देंगे पावर रिसीव बाय दिस एरिया। आई होप यहां पे चीजें समझ में आ रही होंगी। वही चीज जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जाते हैं और वहां रेशियन से करंट आई फ्लो करा देते हैं तो हम लोग बोलते हैं पावर बराबर I² इंटू आर। तो वो पावर का मतलब क्या था, वो पावर का मतलब था कि सर अगर रेशियन से करंट आई फ्लो करेगा तो पर सेकंड इतनी एनर्जी जो है हमारी हीट लॉस के फॉर्म में जा रही होगी। बात समझ में आ रही है? खैर, और वही जब मैकेनिक्स में जाते हैं, खैर मुआ नहीं चलते, लौट के वापस आते हैं यहीं पर। तो बेसिकली इसको तो पावर रिसीव बाय दिस सरफेस एरिया बोल सकता है। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि पावर का मतलब क्या था, सर एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो इसका मतलब पर यूनिट एरिया, सॉरी एनर्जी पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी डिटेक्ट हुई। तो भैया 1 सेकंड में इतनी एनर्जी डिटेक्ट हुई है, तो मैं बोलूं t सेकंड में कितनी एनर्जी डिटेक्ट होगी, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर देगा t से, तो ये आ जाएगी एनर्जी रिसीव पर, नहीं बस एनर्जी रिसीव इन टी टाइम। तो कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिसमें आपको जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है कि सर देखो I0 इंटेंसिटी है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक तरीके से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आई वो पता चल गया। टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली टी टाइम में कितनी एनर्जी डिटेक्ट होगी ये आपको पता चल जाएगा। खैर मैं यहाँ आपको समझाने नहीं आया हूं कि एनर्जी बराबर I0 इंटू ए इंटू टी कैसे होता है, इतना बता दिया मैंने, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं यहाँ पर फॉर्मूला रिवाइज कराने आया हूं। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो लाइट होती है उसके पास जो फोटोन्स होते हैं, ये हमने देखा कि वो फोर्स भी अप्लाई करते हैं, ठीक, और वो जो है इंपल्स भी इंपार्ट करते हैं, वो प्रेशर भी लगाते हैं। तो इसी टर्म पे हमारा एक नेक्स्ट आर्टिकल होता है, इसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर मतलब सर अगर यही केस में ले लूं थोड़ी देर पहले वाला, कि मैं तुझसे बोलूं कि सर यहां पर लगातार नीचे की तरफ सपोज आपने एनर्जी गिराई, उसकी इंटेंसिटी I0 है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब I0 है, ठीक।
ठीक है सर। तो अगर हम ऐसा बोले कि सर सपोज इसके आर की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सर आर यहां पर होता है एक तरीके रिफ्लेक्टिविटी। आर की वैल्यू 1 है का मतलब जितने फोटोन आए वो सारे के सारे इसने क्या कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए हैं। अगर ए की वैल्यू 1 हो जाती तो हम बोलते इसकी एब्जॉर्प्टिविटी 1 है, इसका मतलब सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता। तो ये दो तरह के सवाल बनते हैं। एक बार मैं दोनों ही सवाल लिख लेता हूं। एक बार में बोला जाता है कि सर सारा का सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और दूसरे बार में मेरे भाई बोला जाता है कि सारा का सारा ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब ए बराबर 1, आर बराबर 0। और बाकी भी होता है, हो सकता है कि कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हो, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा हो। हाँ, ए प्लस आर की वैल्यू 1 होती है, ये मैं इधर लिख देता हूं। हमको यही पढ़ना है जिसमें ए प्लस आर बराबर क्या है भाई साहब, यहां पर 1 है। ठीक, तो इन दैट केस यहां पर फोटोन आए, अपने साथ मोमेंटम लाए, टकराए जमीन पर, टकरा के अगर आर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब सीधे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं उनके मोमेंटम के बारे में बात करूं, इनिशियल मोमेंटम एक फोटोन का, ध्यान से देखना, पी इनिशियल ऑफ 1 फोटोन, वो हो जाएगा h बाई लैम्डा। किधर, नीचे की तरफ। ठीक, और वही अगर मैं आपसे पूछूं पी फाइनल ऑफ 1 फोटोन कितना होगा, तो आप बोलोगे h बाई लैम्डा ऊपर की तरफ। जैसे बॉल होती थी ना, बॉल को नीचे v वेलोसिटी के साथ फेंक के मारते थे, और इलास्टिक कोलिजन मानो तो इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ mv होता था, और फाइनल मोमेंटम अगर E की वैल्यू 1 मान लो इलास्टिक कोलिजन में, तो फाइनल मोमेंटम ऊपर की तरफ 1 हो जाता था। तो इसका मतलब वहां पे चेंज इन मोमेंटम लोग क्या बोलते थे, चेंज इन मोमेंटम 2mv बोलते थे। बिल्कुल इसी प्रकार अगर मैं यहां पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 फोटोन पूछूं तो वो निकल के आ जाएगा 2h बाई लैम्डा। ठीक, तो एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इतना। ठीक है, ध्यान से सुना, एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इतना। तो n फोटोन का अगर मैं बात करूं चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तुम बोलोगे सर n से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से सुनना, कि 1 सेकेंड में n फोटोन गिरे, 1 सेकेंड में n फोटोन गिरे, और एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना, 2h बाई लैम्डा। ठीक, तो क्या 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देगा इसको 2h बाई लैम्डा से। तो ये 1 सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम आ गया, जो कि बेसिकली क्या है, फोर्स। वो बेसिकली वो क्या हो गया है, फोर्स। इतना फोर्स किसने लगाया, सरफेस ने उस पे लगाया, तो इसका मतलब मोमेंटम ने भी तो सरफेस पे इतना ही फोर्स लगाया होगा, और किसी एरिया पे लगाया है। तो मैं अगर फोर्स को एरिया से डिवाइड मार दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रेशर। आओ वो थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी होगी, सर इंटेंसिटी आई नॉट है, ध्यान से देखना, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं आई नॉट, ठीक, इंटू एरिया। ठीक, आई नॉट इंटू एरिया क्या हो गया, सर इतनी एनर्जी गिरी है, ध्यान से सुनना, आई नॉट इंटू एरिया क्या हो गया, सर इतनी एनर्जी पर सेकेंड गिरी है। और इसको अगर मैं एच सी बाई लैम्डा से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब इतने नंबर ऑफ फोटोन गिरे हैं 1 सेकेंड में, और उसको 2h बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 सेकेंड में इतना मोमेंटम चेंज हुआ है। अगड़म बगड़म तो बाद में कर लेना, सीधा रिजल्ट देख बे, h बाई लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2 आई नॉट a बाई सी। ये फोर्स निकल के आ गया। एरिया अगर मैं डिवाइड मार दूंगा तो फोर्स अपॉन एरिया क्या निकल के आ जाएगा भाई साहब, 2 आई नॉट बाई सी। इसी को बोल देते हैं रेडिएशन प्रेशर। तो यहां पर प्रेशर का जो फॉर्मूला निकल के आया वो सीधा याद रख ले, कितना आ जाएगा सर, 2 आई बाई सी। ये सब चीजों का वक्त नहीं है हमारे पास, ये सारी चीजें क्लास में पढ़ाई जाती हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी प्रकार अगर मैं ऐसा बोलता कि सब कुछ जो है एब्जॉर्ब हो जाता, तो इनिशियल मोमेंटम तो h बाई लैम्डा होता, फाइनल मोमेंटम 0 हो जाता, चेंज इन मोमेंटम जो होता, यहां पे लिख देता हूं ऊपर की तरफ, चेंज इन मोमेंटम जो होता वो h बाई लैम्डा हो जाता। मतलब पूरी कैलकुलेशन में जहां जहां 2 था वहां वहां 1 आ जाता। तो तू यहां बोलता सर इन दैट केस रेडिएशन प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, सर आई नॉट बाई सी हो जाएगा। सर ये कौन सा प्रेशर है? अब मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, ठीक है, जल्दी, बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 3-4 मिनट में। सब फोटोन आए, मैंने कहा हाँ, अपने साथ एनर्जी लाए, करेक्ट, मोमेंटम भी लाए, करेक्ट, सरफेस से टकराए, करेक्ट, वो सरफेस की प्रॉपर्टी है कि उसको एब्जॉर्ब कर ले या उसको रिफ्लेक्ट कर ले, करेक्ट। तो फोटोन का मोमेंटम चेंज हुआ, करेक्ट, इसका मतलब फोटोन का पर सेकेंड जो मोमेंटम चेंज हुआ होगा टोटल, तो वही मैं कह सकता हूँ इतना फोर्स लगाया होगा सरफेस ने उस पर, तो उतना ही फोर्स उसने सरफेस पे लगाया होगा। तो बेसिकली ये जो मैंने प्रेशर लिखा है, ये प्रेशर बेसिकली है क्या, सर फोटोन जो भी लाइट जो भी आ रही है, लाइट गिरी है सरफेस पे, उसने जो फोर्स अप्लाइड किया है किसी एरिया ए पर, किसी एरिया ए पर जो फोर्स अप्लाई किया है, दैट पर यूनिट एरिया, ये वो वाला प्रेशर है। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। जैसा क्वेश्चन का आइडिया देख, जैसे मैं तुझसे ऐसा पूछ लूं, ध्यान से देख कि सर देखो
ये क्यूब है और आपने यहां पर ऐसे लाइट फेंक के मारी है, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूं कि इसमें ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0 है। मैंने कहा ठीक है, ठीक, इसकी इंटेंसिटी मैंने बोल दी आई नॉट। तो ये जो लाइट आई होगी क्यूब से टकराई होगी, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं इसने क्यूब पे फोर्स भी लगाया होगा, प्रेशर भी अप्लाई किया होगा? हाँ सर। तो मैं अगर पूछूं कितना फोर्स अप्लाई किया होगा, तो सीधा बोलेगा ये वाला रिजल्ट इस्तेमाल करेगा। सर ए बराबर बनता ना तो प्रेशर आई नॉट बाई सी होता था। ध्यान से देखना कैसे लिखूंगा मैं, सर आई नॉट बाई सी, इतना प्रेशर इस क्यूब पे लगा, और अगर इस ट्यूब की लेंथ मेरे भाई एल है, तो प्रेशर इनटू एरिया, इतना फोर्स इस क्यूब पे लगाया गया है। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपसे पूछा जाएगा इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बता दो, तो आप बोल सकते हो सर एफ बराबर एम ए लगा दो। पूरी मैकेनिक्स थ्योरी जितनी तूने रोटेशन तक पढ़ी है, सारी की सारी मैकेनिक्स थ्योरी यहां से स्टार्ट हो जाएगी, सारी की सारी, जहां तुझे बात पता चल गया कि इसने कितना फोर्स लगाया है। अगर यहां आर की वैल्यू 1 हो जाती और ए 0 हो जाता, तो ये 2i0/c हो जाता। तो यही अब इसमें कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है कि भैया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ गेम खेल लेता है, भैया फ्रिक्शन फ्रिक्शन है तो बता दो कितनी कम से कम इंटेंसिटी की एनर्जी फेंके कि ये मूव कर जाए। तो इन दैट लिमिटिंग केस तू बोल देगा सर इसको बराबर कर दो म्यू एम जी के, तो तुम्हारा सवाल बनके फिर से तैयार हो जाएगा। जो भी म्यू पूछे म्यू निकाल ले, इंटेंसिटी पूछे इंटेंसिटी निकाल ले। क्लियर है? ठीक है। तो अब यहां पे मैंने केवल 2 केस लिए। पहला केस बिल्कुल ऐसे गिराया है, आर की वैल्यू 1 मान ली है। दूसरा केस ए की वैल्यू 1 मान ली है। अब इसमें अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि तुझसे कभी ऐसा पूछ देगा कि सर इस बार सपोज ऐसे लाइट गिरा दी किसी एंगल पर, ठीक है, और फिर कभी ऐसे बोल देगा सर इसका जो है R1 है A 0 है, कभी बोल देगा A1 है R 0 है, कभी बोल देगा A बराबर 0.6 R बराबर 0.4। ठीक, तो इन सारी चीजों के लिए उसका डेरिवेशन का बेटा वक्त नहीं है, वरना 1-1.5 घंटा इसी में लग जाएगा। मैं सीधा सच्चा एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, सीधा वो फॉर्मूला याद रखना और इसको अप्लाई कर देना, तेरे सारे सवाल बन जाएंगे कि लाइट अगर ऐसे गिराई है लाइक दिस, ये वाला एरिया मैंने ये वाला एंगल मैंने बोल दिया थीटा है, किसी ए एरिया पे आप गिरा रहे हो, तो इस पे जो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला आता है वो आता है I0/c cos स्क्वायर थीटा 1 + r। खत्म। ये फॉर्मूला याद रख ले, सारे केस तेरे आ जाएंगे। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। अगर परपेंडिकुलरली नीचे गिराना है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। आर की वैल्यू 1 मानेगा तो आर 1 पुट कर दे 2i0/c, आर की वैल्यू 0 मानेगा I0/c। सारे के सारे केसेस तेरे यहां से कवर हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद जो था फिर हम लोगों ने देखा था डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, जाहिर सी बात है, मुझे बस इसका आइडिया देना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब था कि सर उसने ऐसा बोला था कि जैसे फोटोन के पास पार्टिकल नेचर होता है, बिल्कुल उसी प्रकार इसका अपोजिट अगर अपन सोचें, तो उस बंदे ने बोला था कि यार अगर कोई एक पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, अगर कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब इस बार सच्ची मुच्ची वाला एक पार्टिकल है, सच्ची मुच्ची वाला पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जिसका मास m है, तो पार्टिकल के पास भी वेव नेचर होता है। उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ उसने निकाली थी कि जो लैम्डा होता है, मतलब एक पार्टिकल जिसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है और वो मूव कर रहा है, तो उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ हम लोग यहां पे निकालते हैं, तो लैम्डा निकल के आता है लैम्डा बराबर h/mb। इसी को बोलते हैं हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसकी डिटेल में अभी अपन नहीं जाएंगे, चैप्टर में जब आपने पढ़ा होगा तब डिटेल में गए होंगे आप लोग। अभी के लिए काम की बात यह है कि ये फॉर्मूला याद रखना तेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं अगर दोनों फॉर्मूले के बारे में बात करूं, ध्यान से देखना कि एक फॉर्मूला था सब P बराबर h/λ। बच्चा यही कंफ्यूज होता है, इसी को मैं लिख सकता हूं देख h/p, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा लैम्डा बराबर h/p, ये वाला। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर बता देता हूं मैं। ये क्या था सर? ये फोटोन का मोमेंटम था जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी। ये क्या था सर? ये कायदे में h/mb है। ये बेसिकली एक मास m है जिसकी वेलोसिटी v है या उसका मोमेंटम p है, ये उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ है। तो बेसिकली दोनों चीजें अलग हैं। ये फोटोन के साथ खेलना चाह रहा है और ये पार्टिकल जिसके पास मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, जिसका मोमेंटम v है, उससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी, ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसलिए रफ कॉपी पे एक बार अलग अलग आप उनके साथ खेल लीजिएगा। क्लियर है? अब सर सवाल कैसे पूछा जाएगा? मैंने कहा देख सवाल तो कैसे पूछा जा सकता है, अगर मैं तुझे एक प्रश्न दे दूं ऐसा कि सर सपोज मान के चलो 2 किलोग्राम का पार्टिकल है, आगे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक, तो इससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। जैसे ही आप ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। परंतु
एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन सोचे तो जैसी मास की जगह 2 वेलोसिटी यहां पे 10 रखेगा तो h/20, तो h कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻34/20। इसका मतलब ये डी ब्रोगली वेवलेंथ साली इतनी कम आ गई, ये आ गई है 6.6 इंटू 10⁻⁻24/20, मतलब 0.0000000000, समझ रहा है, 30-32 जीरो लगा दे, उसके बाद कुछ एक टर्म्स आएगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी कम आ गई कि हमारे लिए मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट हो गई है। इसलिए हम बोलते हैं कि अक्सर हम लोग जो निकालते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए निकालते हैं जिनका मास बहुत ही कम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि क्या होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन। तो वो खैर ये थ्योरी वाला पार्ट है, ये आप अपने जिन सर ने आपको पढ़ाया वहां डिटेल में पढ़ लेना। यहां तो बेटा काम की बात ये है कि लैम्डा बराबर h/mv तेरे को याद रखना है, जहां पर v इज द वेलोसिटी। अब इस पे बेस सवाल बेटा कहीं से भी पूछे जा सकते हैं पूरी फिजिक्स में। मैं ये भी पूछ सकता हूं कि मैंने एक पार्टिकल को यहां से छोड़ दिया, जब वो नीचे जमीन पे टकराने वाला होगा तो बता दो उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो सीधी बात बोलेगा सर आपने ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो v² बराबर u² + 2s लगा दो, वहां पे फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, और वो जो फाइनल वेलोसिटी चुपचाप यहां पे पटक दे, उससे एसोसिएटेड दी ब्रोगली वेवलेंथ निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। और हाँ, इस मोमेंटम को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये पता होगा कि सर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, p²/2m, तो इसका मतलब h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले पे जो है सवाल खूब भर भर के पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस के लिए आप अपने नोट्स को देख लीजिएगा, जितने जो क्वेश्चंस आपके सर ने आपको कराए होंगे वही क्वेश्चंस आप इस पर बेस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सवाल इस पे देख किस तरीके पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे ही पूछा जाएगा कि एक चार्ज पार्टिकल है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और हल्का सा बता देता हूं मैं, कि सपोज एक चार्ज पार्टिकल है जिसको रेस्ट से एक्सेलरेट करा दिया, ठीक है, बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी, ठीक। तो अगर उसको रेस्ट से डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस से आप एक्सेलरेट कराओगे तो उसका मतलब उसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी q डेल्टा बी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर, तो अब मैं तुझसे पूछूं उससे एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, तो बोलेगा सर चुपचाप वैल्यू पुट कर दो, तो लैम्डा बराबर निकल के आ जाएगा सर h/mb, जिसको तू लिख सकता है qm इंटू डेल्टा ई। ये कैलकुलेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो अच्छे से, कि सपोज इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट कर देते हैं, तो इस पे बेस सवाल जो है तेरे पास आ जाते हैं। कभी बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा दिया, कभी बोलेगा कि एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट करा दिया, कभी बोल देगा कि सपोज अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करा दिया, देन फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस तो ये सेम दे देगा, इसका मतलब ये भी सेम दे दिया, ये तो कांस्टेंट है ही, इतना सारा खेल मास और क्यू का उसने खेल दिया वहां पर, ठीक। तो बस इतना ही था, जितना था जो था बस यहीं तक था, जितना मैंने पढ़ाया, थोड़ा समय ज्यादा तो लग ही गया है, लेकिन इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बेटा। जो जो क्वेश्चंस आपके सर ने आपको कराए हैं वो सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड जितने भी हैं उनको एक बार रफ कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। टेक केयर, टिके रहिए।